माधवपुर नामक गांव में मीना नाम की एक महिला अपने पति राकेश के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। राकेश को अक्सर काम के सिलसिले में गांव से बाहर जाना पड़ता था। राकेश हर बार समय पर वापस आ जाता था, लेकिन इस बार न जाने ऐसा क्या हुआ कि राकेश वापस लौटकर ही नहीं आया। ऐसे में गांव वाले राकेश के बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। एक दिन मीना अपने घर के दरवाजे पर बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में निराशा थी, लेकिन उसकी उम्मीद अभी टूटी नहीं थी। इनकी राह देखते हुए 7 दिन गुजर गए हैं, लेकिन ये अब तक नहीं आए। न जाने ये कब वापस आएंगे। हे ऊपर वाले, इन्हें सही सलामत वापस मेरे पास भेज दे। अभी मीना दरवाजे पर बैठकर अपने पति का इंतजार ही कर रही थी कि तभी वहां गांव में रहने वाली शांति आती है। अरे मीना, तू यहाँ बाहर क्यों बैठी है? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ काकी, मैं बस इनका इंतजार कर रही हूँ। गांव से बाहर गए इनको 7 दिन हो गए हैं, लेकिन ये अभी तक वापस लौट कर नहीं आए। न जाने ये कहाँ रह गए। हमेशा तो ये समय पर आ जाते थे। तू चिंता मत कर मीना, वो आ जाएगा। कहीं किसी काम में फंस गया होगा। चल, मैं जा रही हूँ पानी भरने, तू अपना ख्याल रखना। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है। अब कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन राकेश अब तक घर नहीं लौटता। एक दिन शांति नदी के पास बैठकर गांव की एक दूसरी औरत कमली से कहती है, अरे कमली, तुझे पता है राकेश को गए कितने महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया। और मीना रोज उसके इंतजार में घर के दरवाजे पर बैठी रहती है। उसे देखकर मुझे बहुत ही दुख होता है। हाँ काकी, दुख तो मुझे भी होता है। मीना अपनी शादीशुदा जिंदगी में कितनी खुश थी। औरतें उसकी खुशहाल जिंदगी देखकर वैसी ही जिंदगी की कामना करती थीं। लेकिन क्या पता था कि एक समय ऐसा भी आएगा जब उसकी सारी खुशियां छिन जाएंगी। अब तो उसकी पूरी जिंदगी ही पलट कर रह गई है। मुझे लगता है कि राकेश मर गया है, तभी तो वो आज तक वापस नहीं आया। जिंदा होता तो वापस जरूर आता। अब अक्लमंदी इसी में है कि ये खुद को विधवा मान ले। हाँ काकी, राकेश हमेशा बाहर जाता था, लेकिन समय पर वापस आ जाता था, क्योंकि वो मीना को बहुत प्यार करता था। लेकिन इस बार कितना समय गुजर गया, पर वो वापस नहीं लौटा। मीना आज भी उसके इंतजार में दरवाजे पर घंटों बैठी रहती है। हमें अब उसे समझाना चाहिए कि राकेश इस दुनिया में नहीं है। अब शांति और कमली दोनों मीना के घर जाती हैं। अरे मीना, तू ऐसे कब तक अपने पति का इंतजार करेगी? अब वो नहीं आने वाला। मुझे लगता है कि वो मर चुका है। तू भी अब ये सच्चाई मान ले और विधवा का कपड़ा पहन ले। हाँ मीना, कमली बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तू सफेद कपड़े पहनना शुरू कर दे। नहीं, आप लोग ये सब क्या कह रहे हैं? मेरे पति को कुछ नहीं हुआ है। वो बिल्कुल ठीक हैं और वो वापस जरूर आएंगे। आप लोग यहाँ से चली जाइए। मुझे आप लोगों की कोई बकवास नहीं सुननी। अरे हमने तो तेरा भला सोचा, इसीलिए चले आए। और तू है कि हमें ही भला बुरा कह रही है। चल कमली, छोड़ दे इसे इसके हाल पर। अब गुस्से में दोनों मीना के घर से चली जाती हैं और उनकी बातों से मीना रोने लगती है। मेरे पति को कुछ नहीं हुआ है, वो वापस जरूर आएंगे। मैं नहीं मान सकती कि वो मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं। राकेश का इंतजार करते करते 1 साल गुजर जाता है और अब मीना की हिम्मत भी जवाब दे देती है और वो गांव वालों की बात मानकर सफेद कपड़े पहन लेती है। उधर गांव के लोग मीना के घर के बाहर खड़े होकर आपस में बातें करते हैं। हमने तो पहले ही कहा था कि सच्चाई मान ले, लेकिन तब इसने हमारी एक न सुनी। और अब देखो, आखिर इसे सच्चाई माननी ही पड़ी ना। हाँ, इसे हमारी बातें बुरी लगती थी, लेकिन चुप कराने से सच थोड़ी नहीं बदल जाता। देखो कैसे अब ये मीना चुपचाप गुमसुम अपने घर की डहरी पर बैठी हुई है। ऐसा लगता है जैसे सारा मनहूसियत का साया इसी पर सवार हो गया हो। हाँ, अब सब कान खोलकर सुन लो। हमारे गांव की परंपरा का पालन सबको करना है। अब कोई इस मीना के पास नहीं जाएगा और ना ही इसकी मदद करेगा। अब ये मनहूस हो गई है। इसकी छाया से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है। चलो, सब लोग अपने अपने घर जाओ।
गांव की घिसी पिटी परंपरा के कारण अब गांव वालों ने मीना से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे। अगली सुबह कुएं के पास बैठकर शांति रजनी से कहती है, रजनी, कुछ सालों में तेरी शादी होने वाली है। तू मीना से जरा दूर ही रहा कर। कहते हैं एक विधवा मनहूस के अलावा कुछ नहीं होती, और मनहूस के साये से भी बचकर रहना चाहिए। क्या सच में काकी? अगर ऐसा है तो मैं अब उससे बहुत दूर रहूंगी। अब कुछ दिन गुजरते हैं और मीना गांव वालों के अत्याचार से परेशान हो जाती है। गांव वालों ने मेरी जिंदगी बिल्कुल नर्क बना दी है। कुछ समय तक तो घर में राशन था और मेरे पास कुछ पैसे भी थे, लेकिन अब न घर में राशन है और न ही मेरे पास पैसे हैं। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। हाँ, एक रास्ता है, मैं शांति काकी से मदद मांगती हूँ। अब मीना शांति काकी के पास जाती है और कहती है, शांति काकी, मेरे घर में राशन बिल्कुल खत्म हो गया है। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? तुम्हें तो पता है गांव में मुझे कोई काम नहीं देता और ना ही मुझसे कोई बात करता है। ऐसे में मैं क्या करूं? अरे तो तू मेरे पास क्या करने आई है? मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। तू एक मनहूस है और कुछ नहीं। चल मेरे घर से निकल जा, वरना मेरा घर भी अपवित्र हो जाएगा। अपने पति को तो खा गई, अब पूरे गांव को खाना चाहती है क्या? काकी, अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी तो न करो, लेकिन ऐसा तो मत कहो। मुझे तो पता भी नहीं है कि वो कहाँ गए। इतना कहकर मीना वहां से चली जाती है। अब मीना गांव में सबका दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। ये कैसे लोग हैं? क्या इनमें थोड़ी भी दया नहीं है? ये वही लोग हैं जो कल तक मेरी इज्जत करते थे, और आज देखो, मेरे पति के न होने पर इन सब ने अपना रंग ही बदल लिया। इतना कहकर मीना रोने लगती है। तभी गांव में रहने वाला एक लड़का पवन वहां आता है। अरे मीना भाभी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? फिर मीना सारी बात पवन को बताती है। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हें भूख लगी है ना? मेरे पास ये प्रसाद है, इसे लेकर खा लो। ये लो प्रसाद। पवन मीना को वो प्रसाद जमीन पर फेंक कर देता है। इसे जल्दी से उठाकर खा लो मीना भाभी, वरना किसी ने मुझे देख लिया तो मेरे ऊपर आफत आ जाएगी। मैं चलता हूँ। पवन इतना कहकर वहां से चला जाता है, जबकि पवन के ऐसे बर्ताव से मीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब अपमान अब मुझसे और नहीं सहा जाता। बाहर जाऊं तो लोग मुझे भगा देते हैं। जो कोई खाना देता भी है तो फेंक कर। जानवरों को डालने वाला खाना लोग मुझे दे जाते हैं। अब मैं इस गांव में नहीं रहूंगी। मैं गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाऊंगी। इस घिसी पिटी परंपरा के कारण ये लोग मुझ पर इतना अत्याचार करते हैं, लेकिन अब और नहीं। मीना अब गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाती है, जहां लीला नाम की एक औरत उसे देखकर कहती है, अरे ये कौन औरत है? देखो देखो, ये सफेद कपड़े में है। इसका मतलब ये विधवा है। ये मनहूस हमारे गांव में क्या करने आई है? सुन रे लड़की, तू हमारे गांव में क्या करने आई है? तुझ मनहूस को हम यहाँ रहने नहीं देंगे। जहाँ से आई है वहीं वापस लौट जा। मुझे यहाँ से मत निकालिए। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मुझे यहाँ इंसानियत के नाते रहने दीजिए। नहीं, तू एक विधवा है, और एक विधवा खुशहाल गांव की सारी खुशियां खा जाती है। इसलिए निकल यहाँ से, वरना हम सब तुझे धक्के मारकर यहाँ से निकाल देंगे। मीना अब उदास होकर उस गांव से भी वापस लौट जाती है और जंगल के रास्ते पर निकल पड़ती है। लोगों ने मुझे गांव में जगह नहीं दी तो क्या हुआ? ये धरती बहुत बड़ी है। ऊपर वाले की जमीन पर मेरे लिए कहीं न कहीं तो जगह होगी। अरे सामने तो जंगल है। मैं एक काम करती हूँ, कुछ दिन जंगल में ही रह लेती हूँ, फिर बात का बाद में देखूंगी। अब मीना जंगल जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती है। तभी वहां पर एक साधु आते हैं। अरे लड़की, तू यहाँ मेरे स्थान पर क्या कर रही है? अरे तू तो एक विधवा है। तेरी तो छाया से भी दूर रहना चाहिए। तू यहाँ से चली जा, वरना तेरी मनहूसियत पूरे जंगल में फैल जाएगी। बाबा जी, मैं एक विधवा हूँ और बेसहारा भी। मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए मैं इस जंगल में आ गई। अब इस जंगल से भी चली जाऊंगी तो दर दर कहाँ भटकूंगी।
तो तू यहाँ क्या करने आई है मनहूस कहीं की? तुझे तो इस संसार से ही मुंह फेर लेना चाहिए और तू जंगल में आ गई। यहाँ इस जंगल में सुख शांति है जो तेरे होने से बर्बाद हो जाएगी। बाबा जी, अगर आप भी ऐसी बात करोगे तो मुझ बेसहारा का क्या होगा? आपको ये बातें शोभा नहीं देती। आप तो एक महान इंसान हो और आप ही ऐसा कह रहे हो। मुझ में ज्ञान का भंडार है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। बस मैंने कह दिया कि यहाँ से चली जा तो चली जा, वरना मुझे मजबूरन तुझे धक्के मारकर निकालना पड़ेगा। मीना साधु की बातों से उदास होकर अब जंगल से भी चली जाती है और चलते चलते एक मंदिर के पास पहुंचती है। इंसानों के पास तो मुझे जगह नहीं मिली, लेकिन भगवान के घर में तो मेरे लिए जगह होगी और मुझे यहाँ से कोई निकालेगा भी नहीं। हाँ, अब मैं मंदिर में ही रहूंगी। अब मीना मंदिर के अंदर जैसे ही कदम रखती है, वैसे ही वहाँ के पंडित जी मीना को रोकते हुए कहते हैं, अरे अरे, वहीं रुक जा। मंदिर को अपवित्र करेगी क्या? तूने हिम्मत भी कैसे की इस मंदिर में कदम रखने की? चल भाग जा यहाँ से मनहूस कहीं की। ये तो भगवान का घर है, आप मुझे यहाँ आने से कैसे रोक सकते हो? भगवान तो सबके हैं ना। ये सब तू ऊपर जाकर भगवान से ही पूछ लेना। भगवान भी तुझ जैसी मनहूस का साया अपने घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। चल निकल यहाँ से। मैं ऊपर वाले से आप सबकी शिकायत करूंगी। कोई किसी जानवर पर भी इतना अत्याचार नहीं करता जितना अत्याचार आप लोग मुझ पर कर रहे हो। हाँ हाँ, जिससे शिकायत करनी हो कर देना। अब मीना रोते हुए मंदिर से भी चली जाती है। मुझे हर जगह मनहूस की नजर से ही देखा जाता है। मैं जहां भी गई वहां से मुझे निकाल दिया गया, चाहे वो मंदिर हो, जंगल हो या फिर कोई गांव। मुझे अब समझ आ गया है कि लोगों की मानसिकता के कारण मेरा कहीं भी रहना बोझ से कम नहीं है। अब मीना रोते हुए नदी किनारे आत्महत्या करने जाती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग मेरे ऊपर इतना अत्याचार करेंगे। लोगों में जैसे इंसानियत ही खत्म हो चुकी है। अब मुझे नहीं जीना है। न मैं इस दुनिया में रहूंगी और न ही मुझे इतना अपमानित किया जाएगा। इतना कहकर मीना नदी में कूद जाती है। कुछ दिन गुजरते हैं। अब गांव वालों को रात में भयानक रोने की आवाज सुनाई देती है। मेरी मौत की वजह बने तुम सब, और तुम सब ने मेरे ऊपर बिल्कुल दया न की। मैं बेसहारा बनी अपनी ही जान की दुश्मन। अरे ये किसकी रोने की आवाज है? कौन है? बाहर आओ, सामने आओ। देखो तुम जो कोई भी हो, सामने आ जाओ। ये हंसी मजाक का समय नहीं है। मेरी मौत की वजह बने तुम सब, और तुम सब ने मेरे ऊपर बिल्कुल दया न की। मैं बेसहारा बनी अपनी ही जान की दुश्मन। ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रही है। इसकी आवाज भी कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। क्या ये मीना की आवाज है? कहीं वो मर तो नहीं गई? हाँ, लगता है वो मर गई, क्योंकि गांव में कुछ लोगों ने उसे आत्महत्या करते देखा था। मुझे अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना होगा। हरिया उस रोने की आवाज से डरकर अपने घर भाग जाता है। अगली सुबह कुएं के पास बैठकर हरिया गांव वालों को रात की बात बताता है। कल रात पता है क्या हुआ? मुझे बरगद के पेड़ के पास बहुत ही भयानक रोने की आवाज सुनाई दी। शायद वो मीना की आवाज थी। मैंने सुना है कि मीना ने आत्महत्या कर ली। क्या चाचा, सच में मीना भाभी ने आत्महत्या कर ली? हाँ, मैंने कुछ लोगों से सुना था कि मीना ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। क्या तुमने अपने कानों से मीना भाभी की आत्मा की आवाज सुनी चाचा? क्या हमारे गांव में सच में आत्मा का साया मंडरा रहा है? हाँ, मैंने उसे सामने आने को कहा तो मेरे सामने एक काली और बड़ी सी परछाई आई, जिसे देखकर मैं बहुत डर गया था। अब मैं रात को बाहर नहीं निकलूंगा। अब हर रात गांव में भयानक रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। एक रात रजनी बाहर कुएं के पास पानी लेने जाती है। तभी उसे भी वो भयानक आवाज सुनाई देती है। मेरी मौत की वजह बने तुम सब, दया न की मेरे ऊपर। मैं बेसहारा बनी अपनी ही जान की दुश्मन। रोज रोज ये किसकी आवाज आती है? शांति काकी, मुझे बहुत डर लगता है। हमारे गांव पर ये कौन सा भयानक साया मंडरा रहा है? शांति काकी, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। इससे पहले कि और रात हो, तुम भी अपने घर जाओ। हाँ,
मुझे भी रात होते ही बहुत डर लगता है। अब तो मुझे ये आवाज रोज रोज सुनाई देने लगी है। अब मुझे भी लगता है कि ये मीना की ही आवाज है। मैं भी जा रही हूँ, इससे पहले कि उसकी आत्मा मुझे कोई नुकसान पहुंचाए। अब दोनों डर कर अपने अपने घर चली जाती हैं। अगली सुबह। हाँ, मैं भी शाम होते ही घर चली जाती हूँ, लेकिन ये सब कब तक चलेगा? लोगों का कहना है कि ये मीना की आत्मा है। हमने जो उस पर अत्याचार किए थे वो उसी का बदला लेने आई है। लेकिन हम कैसे मान लें कि वो आवाज मीना भाभी की ही है और वो मर चुकी है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। वो मीना भाभी की ही आवाज है। मैंने देखा था दीदी को रोते हुए नदी किनारे जाते। और हाँ, दीदी ने मरते हुए ये भी कहा था कि मैं गांव वालों को चैन से नहीं रहने दूंगी। अगर उनके साथ इतना अत्याचार ना हुआ होता तो शायद वो जिंदा होती और गांव वाले भी सुकून में रहते। पूजा बेटी ठीक कह रही है। हमने पुरानी परंपराओं के कारण मीना के साथ बहुत गलत किया। अगर वो जीवित होती तो हम सब उससे माफी मांगते। हाँ, हमें अब बहुत संभल कर रहना होगा। अगर हम सब मीना भाभी की आत्मा से माफी मांग ले तो शायद हम सब जिंदा बच सकते हैं। अब रात का समय होता है। रात में फिर से रोने की आवाज सुनाई देती है। मेरी मौत की वजह बने तुम सब। दया ना की मेरे ऊपर। मैं बेसहारा बनी, अपनी ही जान की दुश्मन। आवाज सुनकर इस बार सारे गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और मीना से माफी मांगते हैं। मीना, हम जानते हैं कि हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन सच मानो, हमें अब हमारी गलतियों का एहसास हो गया है। हम तुमसे माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि आज के बाद इस घिसी पिटी परंपरा को खत्म कर देंगे। हम सब शर्मिंदा हैं मीना, हमें माफ कर दो। हाँ मीना बेटी, मैं भी तेरी गुनहगार हूँ। मैंने भी इस बेकार की परंपरा के कारण तुझ पर अत्याचार किया। मुझे माफ कर दे बेटी। हाँ मीना भाभी, हम सब आपको भरोसा दिलाते हैं कि अब किसी विधवा के साथ इस गांव में कभी कोई अत्याचार नहीं होगा। अभी गांव वाले मीना से माफी ही मांग रहे थे कि तभी मीना सबके सामने आ जाती है। तभी पूजा कहती है, मीना दीदी जिंदा है। मैंने ही इन्हें ये सब करने को कहा था ताकि आप सबको अपनी गलतियों का एहसास हो। और आज गांव वाले सच में अपनी गलतियों का पश्चाताप कर रहे हैं। भाभी, तुम जिंदा हो? तो क्या ये सब नाटक था? मुझे पहले ही शक हुआ था, लेकिन मेरा शक पूजा ने खत्म कर दिया था। हाँ, वो पूजा ही थी जिसने मुझे मरने से बचाया, वरना तो मैं तुम सब के अत्याचारों से तंग आकर नदी में कूद गई थी। अब मीना सारी बात गांव वालों को बताती है। पूजा, तुमने मुझे क्यों बचाया? मर जाने देती मुझे। लेकिन क्यों दीदी? तुम आत्महत्या करने क्यों जा रही थी? ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि तुम्हें आत्महत्या का रास्ता आसान लगा? मीना अब सारी बात पूजा को बताती है। क्या तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ दीदी? हमें इस बुरी मानसिकता को खत्म करना ही होगा। मैं ये सब नहीं मानती और लोगों से भी कहती हूँ कि ये सब घिसे पिटे रीति रिवाज जीवन को कठिन बना देते हैं। मेरे साथ लोगों ने बहुत अत्याचार किया, इसीलिए मैं अपनी जान देने जा रही थी। दीदी आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। हम दोनों मिलकर इन सबको सबक सिखाएंगे। अब आप देखती जाओ मैं करती क्या हूँ। चलो मेरे साथ। इतना कहकर पूजा मीना को अपने घर ले जाती है और अगले दिन मीना के मरने की खबर पूरे गांव में फैला देती है। दीदी, अभी तुम्हें कुछ दिनों तक यहाँ छुप कर रहना होगा। मैंने गांव में तुम्हारे मरने की खबर फैला दी है। अब देखना ये लोग कैसे ठीक होते हैं। इस तरह पूजा ने मेरी जान बचाई और मुझे हिम्मत दी, वरना मैं तो कब का मर चुकी थी। इस पुरानी परंपरा के कारण तो मेरी आत्मा पहले ही मर चुकी थी। जीवित था तो बस मेरा शरीर। बेटी, हमने अपने बड़ों की परंपरा को जारी रखने में ये भी नहीं सोचा कि ये सब परंपराएं नहीं, पाप है। हो सके तो हम सबको माफ कर दे बेटी। मीना की नम आंखें उस पर गुजरी हुई सारी दास्तां कह रही थीं। मैंने हमेशा इस गांव को अपना घर और आप सबको अपना परिवार माना। मुझे नहीं पता था कि आप सब मेरे साथ ऐसा करोगे।
क्या मैं इंसान नहीं हूँ? हम सब गांव वाले तुमसे माफी मांगते हैं मीना बेटी, और गांव की इस बुरी और पुरानी परंपरा को खत्म करने का वादा करते हैं। अब से कभी किसी विधवा पर कोई अत्याचार नहीं होगा। आज से हम सभी विधवाओं को पूरा सम्मान देंगे। हाँ बेटी मीना, अब से हम सब तेरा पूरा ख्याल रखेंगे। तू इस गांव में मनहूस बनकर नहीं, बल्कि यहाँ की बेटी बनकर रहेगी। मुझे खुशी है कि आप सबको अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और आप सबने दीदी को अपनी बेटी बना लिया है। दीदी, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम खुशी खुशी अपने घर में पूरे सम्मान के साथ रह सकती हो। अब मीना पूरे सम्मान के साथ गांव में रहने लगती है। मीना अपने घर में खड़ी होकर पूजा से कहती है, पूजा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तू न होती तो मैं कब का मर जाती। तूने मेरी जान तो बचाई ही, साथ में मुझे सम्मान भी दिलवाया। आप मेरा धन्यवाद मत करो दीदी। मुझे तो एक दिन इस परंपरा को खत्म करना ही था और आपके कारण ये काम मेरे लिए और भी आसान हो गया। आप अपना जीवन अच्छे से जियो और कभी भी जीवन में हार मत मानना, चाहे कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना आए। हाँ, तू ठीक कह रही है। अब मैं हिम्मत और हौसले के साथ अपना जीवन जीऊंगी। ये हुई ना बात, अब लग रही हो झांसी की रानी। चलो दीदी, अब मैं चलती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि राकेश भैया तुम्हारे पास जल्द ही लौट आएंगे। इतना कहकर पूजा वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ राकेश गांव वापस आता है तो गांव वाले उसे देखकर दंग रह जाते हैं। अरे हरिया, देखो देखो, ये राकेश है ना? ये तो मर चुका था, फिर ये वापस कहाँ से आ गया? हाँ, मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। सुनो राकेश, तुम इतने सालों बाद वापस कैसे आ गए? तुम कहाँ थे? हमने सोचा तुम मर चुके हो। क्या आप सबने कैसे सोच लिया कि मैं मर गया हूं? मुझे चोरी के इल्जाम में काल कोठरी में डाल दिया गया था, जबकि मैंने चोरी नहीं की थी। जब मेरी सच्चाई सबके सामने आई तब मुझे रिहाई मिली। इसीलिए मैं इतने दिनों तक वापस नहीं आ पाया था। राकेश, हमें क्या पता था कि तुम किसी मुसीबत में हो। हमें पता होता तो हम सब तुम्हारी मदद के लिए जरूर आते। जाओ, तुम पहले मीना से मिल लो। वो बेचारी तुम्हारी राह देखते देखते थक गई है। हाँ हरिया, मैं उसी के पास जा रहा हूं। पता नहीं मेरे बिना उसने कैसे इतने दिन गुजारे होंगे। इतना कहकर राकेश अपने घर चला जाता है और खुशी खुशी मीना को आवाज लगाता है। मीना, ओ मीना, देखो मैं आ गया। मीना देखो, तुम्हारा राकेश वापस आ गया है। मीना, ओ मीना, बाहर आओ। मीना बाहर आती है और इतने सालों बाद राकेश को देखकर खुशी से रोने लगती है। अजी, आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपके बिना कैसे इतने दिन काटे, ये मैं ही जानती हूँ। क्या आपको मेरी याद नहीं आती थी? मेरी फिक्र नहीं होती थी? नहीं मीना, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद फंसा हुआ था। राकेश अब मीना को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर मीना उदासी से कहती है, अजी, आपके साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। अभी मीना राकेश से ये कह ही रही थी कि तभी राकेश की नजर मीना के सफेद कपड़ों पर पड़ती है। मीना, ये सब क्या है? तुमने ये सफेद कपड़े क्यों पहने हैं? तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मीना अब सारी बात राकेश को बताती है, जिसे सुनकर राकेश गुस्से में आ जाता है और कहता है, अभी मेरी आंखें बंद नहीं हुई तो गांव वालों ने तुम्हारा ये हाल कर दिया। अगर मेरी आंखें सच में बंद हो जाती तो क्या करते? मैं तुम्हें ऐसी गिरी हुई सोच वालों के बीच नहीं रहने दूंगा। तुम मेरे साथ चलो, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। अजी, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? यहाँ हमारा घर है। अपने घर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? अजी, आप गुस्से में कोई फैसला मत लो। नहीं मीना, मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला किया है। तुम बस मेरे साथ चलो, मुझ पर भरोसा करो। राकेश अब मीना को लेकर गांव से बाहर जाने लगता है। तभी गांव के लोग उससे पूछते हैं, अरे राकेश भैया, तुम और मीना भाभी कहाँ जा रहे हो? तुम अभी तो आए हो और अभी कहाँ चले जा रहे? क्या बात है, तुम गुस्से में लग रहे हो? हम अब इस गांव में नहीं रहेंगे। यहाँ के लोगों की मानसिकता के कारण मेरी पत्नी ने कितना कुछ सहा, लेकिन अब नहीं। अब मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ सकता। इसीलिए हम यहाँ से जा रहे हैं, हमेशा के लिए। राकेश भैया, ये तुम क्या कह रहे हो?
तुम गांव छोड़कर कैसे जा सकते हो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हरिया काका, शांति काकी, जल्दी आओ। देखो मीना भाभी और राकेश भैया गांव छोड़कर जा रहे हैं। रजनी की आवाज सुनकर सारे गांव वाले आ जाते हैं। क्या बात है रजनी, तू चिल्ला क्यों रही है? अरे राकेश, कहाँ जा रहे हो? मीना बेटी, क्या हुआ? काकी, ये दोनों गांव छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। हाँ, तो मैं यहाँ किस लिए रहूं? मैंने आप लोगों को अपना परिवार समझा और आप सब ने मेरी पत्नी के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। राकेश, तुम दोनों गांव छोड़कर मत जाओ। हम सब मानते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की। गलती नहीं बल्कि पाप किया। हम सब उसके लिए बहुत शर्मिंदा है। अगर तुम दोनों ऐसे चले गए तो हम सब खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हाँ बेटा, हरिया ठीक कह रहा है। हम सब ने उस घिसी पिटी परंपरा को खत्म कर दिया है। अब ऐसा जुल्म हम सब किसी पर नहीं करेंगे। अभी गांव वाले राकेश और मीना को रोक ही रहे थे कि तभी वहां पर पूजा भी आ जाती है और कहती है, सालों पहले मेरी माँ के साथ भी यही सब हुआ था। वो ये सब बर्दाश्त न कर सकी और चल बसी। तब मैं बहुत छोटी थी तो कुछ न कर सकी, लेकिन तब से मैंने ये ठान लिया था कि मैं ये बुरी मानसिकता खत्म करके रहूंगी। और फिर दीदी के साथ मिलकर ये सब संभव हो पाया। भैया, आप गांव वालों को माफ कर दो और यहाँ से मत जाओ। हाँ जी, पूजा ठीक कह रही है। अब गांव वालों को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। ठीक है, मैं ये गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरे लिए मीना की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। अगर ये यहाँ रहना चाहती है तो मैं इसकी इच्छा नहीं मारूंगा। राकेश के इस फैसले से पूजा और गांव वाले खुश हो जाते हैं। चलो मीना, अब घर चलते हैं। अब राकेश मीना को लेकर वापस अपने घर आता है। अजी, आप मुझसे वादा करो कि आज के बाद मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाओगे। जहां भी जाओगे मुझे अपने साथ लेकर जाओगे। वादा करो मुझसे। मैं वादा करता हूं, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारा पति अभी तुम्हारे साथ है। अब राकेश और मीना दोनों फिर से खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। साथ ही गांव की वो रूढ़िवादी परंपरा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और सभी विधवा औरतों का सम्मान करने लगते हैं।